नमस्कार, दिन के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है खबर दोपहर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले झारखंड से बड़ी सियासी हलचल की खबर आपको दे दे। राज्यपाल से आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुलाकात करेंगे। अब से थोड़ी ही देर में मुलाकात हो सकती है, इस बात की जानकारी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल के बीच राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी ही देर में मुलाकात करेंगे, इस बात की चर्चा की जा रही है। और इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ झारखंड दिवाकर तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है दिवाकर जी? देखिए, बिहार में, झारखंड में, माफ कीजिएगा, झारखंड में जो सियासी संकट चल रहा है उसमें एक नया मोड़ आया है और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे और गवर्नर रमेश बैस से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि जो सियासी संकट चल रहा था उसमें ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और ऐसे में ये देखना होगा कि गवर्नर से मुलाकात करते हैं हेमंत सोरेन तो क्या होता है। क्या उनकी सदस्यता को लेकर मामला अभी लंबित है, उसको हरी झंडी मिल जाएगी, गवर्नर से उनकी मुलाकात होती है तो गवर्नर क्या संवाद करते हैं। कल कैबिनेट ने भी बड़ा फैसला लिया है। 1932 के आधार खतियान के आधार पर स्थानीयता का जो सरकार ने फैसला लिया है, साथ ही जो आरक्षण कोटे में वृद्धि को लेकर जो कैबिनेट ने फैसला लिया है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल रमेश बैस को अवगत कराएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि कुछ पलों बाद जब उनकी मुलाकात होगी हेमंत सोरेन की, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गवर्नर से ये चाहते थे कि गवर्नर साफ करें कि उनको लेकर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है, उनके पास जो निर्वाचन आयोग का कम्युनिकेशन है, क्या फैसला ले रहे हैं गवर्नर, उस बात को लेकर वो लगातार, उनकी पार्टी भी दबाव डाल रही थी कि गवर्नर कम से कम मुलाकात का वक्त दे। और बीच में जो है जो यूपीए का डेलीगेशन था उसने मुलाकात भी की थी, लेकिन स्थिति साफ नहीं हो पाई थी, तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी। उस बीच जो है गवर्नर दिल्ली भी गए थे। दिल्ली से लौटने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टाइम मिल गया है गवर्नर से मिलने का और थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रमेश बैस राज्यपाल से मुलाकात करेंगे तो स्थिति और भी साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जुड़ेंगे। और इसी बीच बेगूसराय से भी आपको बड़ी खबर बता दें, फॉरेंसिक टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। बछवाड़ा में टीम को गोली का खोखा मिला और टीम घटनास्थल का जायजा ले रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजधानी पटना से फॉरेंसिक टीम इस वक्त बेगूसराय में मौजूद है और पूरी जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है। बछवाड़ा में गोली का खोखा मिला है और जाहिर सी बात है ये एक अहम सुराग होगा अपराधियों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि आखिर किस तरह के हथियार का इस्तेमाल करके अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। लेकिन अब खोखा मिलने से बहुत मदद मिलेगी और फॉरेंसिक टीम लगातार उन जगहों पर मौजूद है जहां पर ये तमाम घटनाओं को अंजाम दिया गया है। गोलीबारी की घटना घटी है और पूरी सघनता के साथ, पूरी बारीकी के साथ एक एक चीज की जांच फॉरेंसिक टीम के द्वारा की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी जगह की तस्वीर है बछवाड़ा की जहां पर अपराधियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया, गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और वहीं से ये खोखा बरामद किया गया है। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय के मामले पर कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। वो लगातार पूरे मामले में अपडेट भी ले रहे हैं। जातीय रंग दिया इस मामले को, उसके बाद जातीय रंग की घटना थी और कहीं न कहीं जांच भी प्रभावित होगी। कहा है तो वहाँ का आदमी जो बोल रहा था तो ही ना हमसे पूछे तो बोल दिए कि उस इलाकवा में जहाँ भी हुआ, आज जिसको मार दिया वो कौन था, लेकिन घायल हुआ है उसमें तो विभिन्न जातियों के भी लोग हैं। और देखिए, बेगूसराय की घटना पर एक और विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो सरकार अपराधियों को पकड़ने की बजाय साजिश की थ्योरी को दोहराने में जुटी है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि घटना के पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश जरूर है। की बात है कि आखिर आप ही सोचिए कि कोई व्यक्ति या कोई अपराधी शुरू करता है
एक जगह से और 30 किलोमीटर तक अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों को गोली मारता निकल जाता है। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता दें। और देखिए, बेगूसराय गोलीकांड को लेकर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की जांच से जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। रोड पर चलते हुए ऐसे ही गोली चलाता हुआ चला गया तो कहीं से अपराध करने की दृष्टि से उस मकसद से यह घटना है, ऐसा प्रतीत प्रथम दृष्टया नहीं होता है। इसके पीछे मंशा यह भी हो सकती है कि शायद कोई ना कोई साजिश हो कि सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन स्पष्ट रूप से कारण जब जांच के बाद रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। और देखिए, भागलपुर में व्यवसायी की हत्या के बाद खौफ का माहौल है। लोगों का कहना है कि जमीन विवाद में घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर जिस ढंग से फायरिंग की घटना घटी, लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष रंजन। नाथनगर के इसी जगह पर देर शाम 9 बजे के बाद जो है मोहम्मद अफजाल जो सिल्क व्यवसायी थे, उनकी गोली मारकर अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। आप देख सकते हैं कि यही वो शटर है जिसमें गोली लगी थी। अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी और उसमें जो है मोहम्मद अफजाल की मौत हो गई थी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। यही पता चल रहा है कि जमीनी विवाद में झगड़ा हुआ है और उसी में ये घटना रात में घटी है, 10:30 बजे रात में, 9:45 बजे रात में। लेकिन क्या लगता है अपराधी बेखौफ हो गए? हाँ, अपराधी बेखौफ एकदम है, बेखौफ घूम रहा है। थाना कितना दूर? थाना मुश्किल से 4-10 फलांग पर है। अब देख सकते हैं कि ये घटना जो है यहाँ पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की भी लापरवाही नजर आ रही है। अब देखने वाली बात है कि घटना के बाद पुलिस कब तक जो है अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं भागलपुर में अपराधियों ने सिल्क कारोबारी की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस 1 घंटे लेट से पहुंची, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने पुलिस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। सुबह पुलिस की गलती है, इनका प्रशासन कमजोर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को मेरी सूचना मिल चुकी है, ये बहुत ही मैं इसे घोर निंदा करता हूं। और एसपी साहब को जो है यहाँ सुप्रीम पुलिस है, उनको इसको देखना चाहिए और जो भी पदाधिकारी देर से पहुंचा है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मोबाइल भी ऑफ मिला सर? नहीं, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, वो गलत बात है। वहीं भागलपुर के नाथनगर में सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजल की हत्या से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले थाना प्रभारी को फोन किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। एसएसपी बाबूराम ने भी फोन नहीं उठाया, जबकि बेगूसराय की घटना के बाद उन्होंने थाना प्रभारियों को मुस्तैद रहने का निर्देश जारी किया था। लोगों ने पुलिस से अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस को फोन लगाया तो नाथनगर थाना इंस्पेक्टर का स्विच ऑफ था। एसपी को लगाया, एसपी का पूरा रिंग बजा, एसपी साहब नहीं उठाए। आने के बाद हम उनको भी कहा कि सर हम आपको कॉल लगाए, पूरा रिंग बजा, आप नहीं उठाए। उसके बाद हम मीडिया वाले को लगाए, सर्विस को लगाए, आ गया। तब लगभग 1-1.25 घंटा के बाद पुलिस आई और जब वहाँ बहन पहुँची हॉस्पिटल तो पता चला कि वो मर चुका है। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां अपराधियों का कहर एक बार फिर देखने को मिला। इनकम टैक्स गोलंबर पर अपराधियों ने एक रेलवे कर्मी से 2 लाख रुपए की लूट कर ली है और घटना के बाद देर रात तक पुलिस छापेमारी अभियान चलाती रही। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पटना पुलिस छानबीन में जुटी है। तो राजधानी पटना से ये बड़ी खबर झपट्टा मारा था, वो बैंक से उसके पीछे लग गया था और बैग जैसे हाथ से निकाला बाहर रखा, तब तक साइड से आया और बैग झपट्टा मार के चल दिया उसका। कितना झपट्टा मारा है? कितना पैसा लूटा? लगभग 2 लाख के आसपास के बता रहे हैं। कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे? वो रेलवे में जॉब करते थे। कहाँ पे घटना हुई है? झारखंड के। क्या लग रहा है प्रारंभिक छानबीन में? वही कोढ़ा गिरोह का हाथ है।
और गोपालगंज में युवती से रेप के बाद वीडियो वायरल करने के मामले में विजयपुर के थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि थानेदार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा, जिसके बाद सारण की डीआईजी एन कन्नन ने यह बड़ा एक्शन लिया। डीआईजी ने सदर एसडीपीओ संजीव कुमार को भी तलब किया। आपको बता दें कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया था और युवती की अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया गया था। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा में अवैध तरीके से बालू खनन थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सोन नदी में नाव से अवैध बालू की ढुलाई का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में नाव का काफिला नजर आ रहा है। वायरल वीडियो बड़हरा के एकौना गंगा घाट का बताया जा रहा। स्थानीय पुलिस अवैध तरीके से हो रहे बालू खनन और ढुलाई को रोकने में नाकाम है, जिसकी वजह से हर दिन सैकड़ों नाव से अवैध तरीके से बालू का खनन और ढुलाई बदस्तूर जारी है। और दानापुर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। चोरों ने बंद फ्लैट से लाखों की जेवरात सहित रुपयों की चोरी की। घटना स्थानीय थाने की जिस्कॉन अपार्टमेंट का है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने बंद पड़े 5 फ्लैटों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। खबर के अनुसार फ्लैट में रहने वाले लोग बाहर गए थे और तभी चोरों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया और चोरी कर ली। पीड़ित लोग पुलिस से मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की पुष्टि नहीं की है और लगातार जांच की जा रही है। 5 फ्लैट में चोरी हुई है। कितना का हुआ है पता नहीं चला। पुलिस आई थी? पुलिस सबके न गए थे, 12 बाबू गए थे। अच्छा, सब फ्लैट बंद था कि खुला था? सब बंद है, खुला था। सब खुला था। कब हुई है चोरी? 1 बजे के लपेटी। अच्छा, कैसे पता चला? वो बिहनिया का सर रेटी करे ना, लाइट देखे तो सब कमाई खुला है। और खबर बेतिया से है, जहां नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना मझौलिया थाना क्षेत्र की है। पीड़ित की मां ने 5 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। पीड़ित की मां के अनुसार लड़की दवा खरीदने के लिए बाहर गई थी और तभी आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया। आरोपी बच्ची को गांव से बाहर ले गए और दुष्कर्म करने के बाद वापस गांव भेज दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पीड़ित बच्ची को मेडिकल जांच के लिए जीएमसीएच भेज दिया गया। पॉक्सो एक्ट के नामजद अभियुक्त मनोज दास के पत्नी सहित 5 लोग नामजद अभियुक्त हुए हैं। गिरफ्तारी के लिए थाना अध्यक्ष महोदय मंझौलिया श्री अशोक शाह के नेतृत्व में छापेमारी शुरू है। आशा है बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और चलिए अब एक अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है और इस साल पीएम का जन्मदिन और भी ज्यादा खास होने वाला है। इस दिन भारत की धरती पर करीब 7 दशक बाद चीतों का एक दल उतरने वाला है। 70 साल बाद नामीबिया से 8 चीते भारत पहुंच जाएंगे और इन सभी चीतों को उसी दिन 2 हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो ले जाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वारंटाइन सेंटर से उन्हें पार्क में छोड़ देंगे। चीतों को लाने के लिए भारत का स्पेशल विमान नामीबिया पहुंच चुका है। इस स्पेशल विमान पर चीतों की खूबसूरत पेंटिंग की गई है। और अब आपको नामीबिया से आने वाली चीतों की तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 पर दिखाते हैं। 8 चीते श्योपुर के कूनो लाए जा रहे हैं, जिनमें 3 नर चीते और 5 मादा चीते लाए जा रहे हैं। ये विदेशी मेहमान 2 से 5 साल की उम्र के हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इसी दिन कूनो नेशनल पार्क में 8 अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग की जाएगी। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। भारत की धरती पर फिर चीते की दहा। एक बार फिर जंगल होंगे गुलजार। सत्तर साल बाद दिखेगी चीते की रफ्तार। मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में वन विभाग के कर्मचारियों की
ये तैयारियां हो रही हैं उन नए मेहमानों के स्वागत के लिए जिनका इंतजार देश पिछले 70 साल से कर रहा था। कुनो नेशनल पार्क के इन्हीं रास्तों से जब आप अगली बार गुजरेंगे तो आपको यहाँ चीतों की मौजूदगी का एहसास भी होगा और उनकी हलचल भी महसूस होगी, क्योंकि अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते कुनो नेशनल पार्क लाए जा रहे हैं। 17 सितंबर को सभी 8 चीते कार्गो विमान से जयपुर पहुंचेंगे और इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क लाया जाएगा। पहली बार अफ्रीका महाद्वीप से भारत के अंदर चीता लाया जा रहा है और ये खुशकिस्मती की बात है कि भारत के अंदर चीतों का पहला कदम जयपुर के अंदर पड़ेगा। जी हां, अफ्रीका से कार्गो विमान में चीतों को रवाना करने के बाद में सबसे पहले उन्हें जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा जाएगा, जहां पर कार्गो विमान से चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए कुनो पालपुर पहुंचाया जाएगा। 8 नए मेहमानों के स्वागत के लिए कुनो नेशनल पार्क में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पर इन चीतों को रखा जाएगा। वहां और उसके आसपास के पूरे इलाके में अलग से इंतजाम किए गए हैं। चीतों का नया घर बनेगा कुनो नेशनल पार्क। 750 वर्ग किलोमीटर में चीतों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 500 हेक्टेयर में चीतों का बाड़ा बनाया गया है। दरअसल एक महाद्वीप अफ्रीका से दूसरे महाद्वीप एशिया में चीतों को बसाना एक बड़ी घटना है और यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुनो नेशनल पार्क में अपने जन्मदिन पर चीतों को बाड़े में छोड़ेंगे और इसके साथ ही भारत एक साथ शेर, बाघ और चीते का घर बन जाएगा। 7 दशक का खत्म होगा इंतजार। भारत में 1952 के बाद से चीते नहीं देखे गए और इसे विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रखा गया था। तब से लेकर अब तक चीतों के पुनर्वास के लिए कई कदम उठाए गए, लेकिन चीतों का देश में पुनर्वास नहीं हो पाया। मुगल शासक चीतों को पालने के शौकीन हुआ करते थे। अकबर के वक्त 10,000 से ज्यादा चीते पाले हुए थे। वहीं 20वीं सदी में जानवरों का आयात होना शुरू हुआ। सन 1799 से 1948 के बीच करीब 230 चीते भारत में बचे। एक जमाना था जब भारत के जंगल भी चीतों का घर हुआ करते थे, लेकिन आखिरी बार चीता 70 साल पहले देखा गया। दरअसल बढ़ते शिकार और बदलते पर्यावरण ने चीते को खत्म कर दिया। नौबत ये आ गई कि साल 1952 में भारत की सरकार ने चीते को विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में रख दिया। 1952 में इस पर सर्वे शुरू हुआ था, जिसमें पता चला कि देश से चीते पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। जिसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त चीतों के पुनर्वास की कोशिश की गई। ईरान की सरकार से एशियाई चीते लाने पर बातचीत हुई। एशियाई शेरों के बदले ईरान से चीते लाने की बात हुई थी। लंबे वक्त तक समझौता अटका रहा और बाद में रद्द हो गया। इस समझौते के रद्द होने के बाद कई कोशिशें और की गई, जो परवान नहीं चढ़ सकी। जिसके बाद अब नामीबिया से 8 चीतों को लाने का समझौता हुआ है। 8 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। अब सबको इंतजार है उस घड़ी का जब देश के जंगलों में एक बार फिर से चीतों की दहाड़ और उनकी रफ्तार दिखाई देगी। चीते अब किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि 74 साल के बाद देश में चीतों की रफ्तार का सपना पूरा होने जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।